हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं केन्स थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट लेसन 7 क्लास 12 कंसेप्ट ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट ऑन शॉर्ट रन। तो दो अप्रोच हैं, एडी एंड एएस अप्रोच, एस एंड आई अप्रोच। एडी जो है एग्रीगेट डिमांड है, तो इसमें है डेफिनेशन दे रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल प्लांट डिमांड, expenditure of all final goods and services by consumers during an accounting year। तो सबसे पहले जो कह रहा है प्लान्ड है यानी नियोजित है। क्या है? नियोजित डिमांड है, नियोजित मांग है या व्यय है। ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, सब अंतिम वस्तुएं और सभी उपभोक्ताओं द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में मांगी गई वस्तुएं हैं या वस्तुओं की मांग है। एक फाइनल अकाउंटिंग ईयर में जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो एक साल के अंदर सभी उपभोक्ताओं द्वारा सभी वस्तुओं की नियोजित मांग है एक अकाउंटिंग ईयर में, एक साल में। तो ये एक तरह से फ्लो ऑफ इनकम है, चक्रीय प्रवाह है। तो इसलिए क्योंकि ये एक साल के भीतर प्लान है, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है जब खरीदी गई। जब ये माइक्रो में होता है, एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर नहीं, ये एक साल के भीतर प्लानिंग है, नियोजित मांग है। और किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, अंतिम वस्तुएं लेनी है हमें। जो इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, अंतरिम वस्तु, उनको नहीं लेना है। तो हमने लिया, ये है कुल मांग जो कि नियोजित है एक साल के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तुएं, किनके द्वारा? सभी उपभोक्ताओं द्वारा सभी वस्तुओं की कुल मांग है एक साल के अंदर। और एएस एग्रीगेट सप्लाई, इस मींस टोटल प्लान्ड आउटपुट। ये भी प्लान्ड है, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर्स द्वारा, उत्पादकों द्वारा, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये भी उसी साल में, यानी 1 अप्रैल 31 मार्च से प्लान्ड है, नियोजित है, उत्पादन है जो उत्पादकों द्वारा किया जाएगा। और इसको नेशनल इनकम भी कहते हैं, क्योंकि हमने जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग करी थी तो हमने कहा था कि 1 वर्ष के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का मूल्य। तो वही ये बात है, इसमें भी सप्लाई भी वही हो रहा है। वो प्लान कर रहे हैं 1 साल के लिए सभी वस्तुओं का उत्पादन के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए इन 1 अकाउंटिंग ईयर। और वो अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एडी जो है C+I है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कुल जो मांग है वो उपभोग है और निवेश है। उपभोग कौन करेंगे? जो हाउस होल्ड है, परिवार क्षेत्र है। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जो फर्में हैं वो करेंगी। क्या खरीदने के लिए? प्लांट एंड मशीनरी के लिए। और एडी के जो 2 कंपोनेंट्स है, उसको जो कि थे सरकारी व्यय था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात, इसको इस थ्योरी में इग्नोर किया गया, इसको नहीं लिया गया है। और कुल पूर्ति बराबर है C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। यानी अगर आय है तो या तो आप उसको उपभोग करोगे या बचत करोगे। जब आय बढ़ती है तो सभी उपभोग नहीं की जाती है, कुछ बचत भी की जाती है। तो हमने कहा था AD बराबर AS, तो AD बराबर है C+I के, और जो AS है वो C+S है। तो ये दोनों C कट जाएंगे और हमें मिलता है S बराबर I। तो 2 अप्रोच मिल गई हैं, एक AD जो है बराबर AS, और दूसरी हमें मिल गई S बराबर I।
यहाँ पर ये y जो है ये इनकम है, इनकम को दिखाता है y। इनकम 0 है, 30 है, 60 है, 90, हमने 30 से बढ़ाई। और कंजम्पशन देखिए आई, ये जब y 0 है तब भी कंजम्पशन 20 है, यानी इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो जो पुरानी बसें हैं उनका इस्तेमाल करके कंजम्पशन किया जाएगा, क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूरी है, जीने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूरी है। अभी देखिए कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जितनी आय बढ़ रही है उतना नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। आय बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, मगर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से आय बढ़ रही है। और आय देखिए ये इन्वेस्टमेंट है, ये स्थिर है, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है या स्वायत्त निवेश कहते हैं, ऐसा केन्स ने लिया अपनी थ्योरी के लिए। और सेविंग्स जो है y माइनस सी करेंगे तो सेविंग्स हो जाएगी 20 माइनस 20, तो ये यानी सॉरी 0 माइनस 20, तो ये माइनस 20 हो जाएगा। इसी तरह से 30 माइनस 30 0 हो गया, 60 माइनस 40 20 हो गया, 90 और माइनस 50 40 हो गया। इस तरह से हमने सारी सेविंग्स को निकाल लिया। एडी सी प्लस आई ये दोनों जोड़ के 20 20 40 हो गया, 30 20 50 हो गया, 40 20 60 हो गया। इस तरह से ये एडी निकल गया। और C प्लस एस है जो ए एस है, सप्लाई है, C और S, तो ये प्लस था ये माइनस था इसलिए ये 0 हो गया। फिर 30 एंड 0 30, 40 एंड 20 60, ऐसे हमने AS निकाल लिया। तो ये हो गई कुल मांग AD और ये हो गई कुल पूर्ति। तो यहाँ पर हम देखेंगे जहां कुल मांग और कुल पूर्ति ये बराबर हो गए, ये संतुलन की स्थिति है किसकी, आय और रोजगार की। और S और I भी यहाँ पर बराबर हो गए, तो ये भी संतुलन की स्थिति है। और ये देखेंगे कि जो Y है वही AS है। कारण यही है कि ये भी एक साल में उत्पादित जो प्लान कर रहे हैं वस्तुओं और सेवाएं हैं, और ये भी वस्तुओं और एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, तो ये दोनों बराबर है। AS इज लेस देन AD और इक्वल टू AD, फिर मोर देन AD, ऐसे ही S और I के साथ है। तो यहाँ दोनों ये इक्वल है और ये इक्वल है, और इसलिए ये संतुलन की स्थिति है। अब हम देखेंगे कि ये जो AS है ये सप्लाई कर्व है, और जो AS है वो राष्ट्रीय आय के भी बराबर है। हमने पढ़ा था, जब राष्ट्रीय आय पढ़ी थी, नेशनल इनकम पढ़ा था, तो एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य जो है वो उत्पादित वस्तुओं का मूल्य AS है। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई, और इसीलिए ये 45 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि जितना उत्पादन है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई है। यहाँ देखिए ये जो से यहाँ पर उपभोग है, ये जी देखिए यहाँ पर उपभोग है 20 तक, 0 इनकम पे भी 20 है। तो यही बताया था कि पुरानी सेविंग्स को यूज करके उपभोग किया गया है। और उसके बाद ये C है, जो जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोग बढ़ेगा, और AD जो कि C प्लस आई होता है, तो ये C प्लस आई है, ये AD है, ठीक है। और जहां AD AS को काटता है, ये वाला पॉइंट, ये संतुलन की स्थिति है, आय और रोजगार के संतुलन की स्थिति है। When aggregate supply is more than AD or less than AD, then what happens? क्या होता है जब AS जो है AD से ज्यादा हो या AD से कम हो, यानी कुल पूर्ति कुल मांग से ज्यादा हो या कम हो। तो when aggregate supply is more than AD, यानी सप्लाई ज्यादा है, कुल पूर्ति ज्यादा है कुल मांग से, तब क्या होगा कि क्योंकि पूर्ति ज्यादा हो रही है इसलिए स्टॉक्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो उत्पादक है, वो पहले अपने स्टॉक्स को क्लियर करेगा और उत्पादन को कम करके AD के साथ यानी कुल मांग के साथ मैच करेगा। और अगर जो
कुल पूर्ति है वो कम है एडी से, यानी कुल मांग से कम है, तो क्या होगा, तब उत्पादक जो है उत्पादन को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो एडी के बराबर ना हो जाए। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एस बराबर आई अप्रोच, यानी कि जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएंगे वहां पर संतुलन की स्थिति स्थापित होगी, इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। तो इस अप्रोच को भी देखते हैं हम, इसमें जो आय बढ़ती है तो उसके साथ सेविंग्स बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो आय लिया है वो कांस्टेंट लिया है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से संतुलन की स्थिति होती है। और देखिए यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पे हमने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिया है, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारा स्थिर है, उत्पादन के हर स्तर पर या आय के हर स्तर पर स्थिर है, और सेविंग पहले नेगेटिव थी फिर जीरो हो गई, उसके बाद बढ़नी शुरू होगी आय के साथ। तो इसका भी संतुलन की स्थिति जहां पर एस इंटू बराबर आई दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये संतुलन की स्थिति है। What happens when saving is more than or less than investment? जब सेविंग कम होगी तो इसका मतलब लोग उपभोग ज्यादा कर रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई भी कुल पूर्ति को भी वो बढ़ाता रहेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाएं। और जब सेविंग्स ज्यादा है इसका मतलब लोग कम खर्च कर रहे हैं और डिमांड भी कम हो जाती है, तो उनका स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा सप्लायर्स का, फिर वो क्या करेंगे कि अपने पहले पुराने स्टॉक को खत्म करेंगे, सप्लाई को कम करके टोटल मांग के साथ एडजस्ट करेंगे।